नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 जून और आज मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योग करिए, स्वस्थ रहिए। आज के दिन के करंट अफेयर को जानेंगे हम लोग आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिटेल में। अगर आप इस करंट अफेयर के कंटेंट को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारा एप्लीकेशन एमजेटी ऐप इंस्टॉल कर लो। वहाँ पर आपको डिटेल के साथ पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों पीडीएफ वन लाइनर के रूप में भी प्रोवाइड कराई जाएगी, वो मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। आप एमजेटी ऐप पर डिटेल्स के साथ क्विज भी इसकी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने 1958 में हुए कहाँ के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। तो दोस्तों फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने टोक्यो में हुआ था एशियन गेम्स 1958 में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इन पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आईईपी की वैश्विक शांति सूचकांक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो भारत है 135वें स्थान पर। दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों 21 जून को, यानी आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे। 7वां इस बार का संस्करण है। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से और ख़ास बात यह है कि ये भारत की पहल पर ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। इसका प्रस्ताव भारत ने ही दिया था। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ही ये पहल थी और इन्होंने ही दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रयास किया। और अब 2015 के बाद से ये दुनिया भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल योगा डे के रूप में 21 जून को। इस बार इसका 7वां संस्करण है। योग के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके महत्व के बारे में बताना, यही उद्देश्य है इंटरनेशनल योगा डे की। पहली बार 2015 में मनाया गया। इस बार की थीम है इसकी दोस्तों योगा फॉर वेलनेस। क्या है? योगा फॉर वेलनेस। दोस्तों मैंने कल कहा था आपसे इंपॉर्टेंट डेज जितने भी आए हैं जून मंथ में उसको लिख डालिए। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने लिखा था। आज आप लोग जो भी जून मंथ में आपको याद हो, कोई ज़रूरी नहीं है सभी के सभी आप लोग लिखो, जितना भी याद हो उतना ही आप लोग लिखो कमेंट करके। जून मंथ में अभी तक जितना भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं उनको लिखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित हुई। तो दोस्तों अभी हाल ही में SCO के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक तजाकिस्तान में आयोजित हुई। कहाँ पर? तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में। इस बार जो SCO की समिट होगी ये यहीं पर होगी। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन की या फिर कोई संगठन की या फिर कोई समिट होता है जो बड़ी, वो जिस वर्ष होने वाली है होती है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो उसके जो भी मंत्री स्तर की बैठक, NSA की बैठक, विदेश मंत्री की बैठक, जो भी बैठक होती है सब की सब उसी देश में होती है, बस अलग अलग डेट पर होती है। लेकिन मेन जो समिट होती है वो पूछा जाता है कब आयोजित हुआ। तो मेन SCO की समिट होगी दोस्तों सितंबर में। कब होगी? सितंबर 2021 में, और ये दुशांबे तजाकिस्तान में ही होगी। तो अभी NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई है, जिसमें भारत की तरफ से भारत के NSA अजीत डोभाल जी गए हुए हैं। पाकिस्तान के भी अभी नए NSA आए हैं, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, मोईद यूसुफ। क्या? मोईद यूसुफ। ये हैं पाकिस्तान के नए NSA। अभी कुछ दिन पहले ये नियुक्त किए गए थे, इनको मैंने कवर किया था। तो जून के तीसरे सप्ताह में ये भी आयोजित हो रही है संघाई सहयोग संगठन की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक। अब देखिए संघाई सहयोग संगठन क्या है। एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है और महासचिव हैं इसके व्लादिमीर नोरोव, सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव। इसमें दोस्तों 8 सदस्य देश होते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके इसके ट्रिक बताई थी कि कैसे आपको 8 देशों को याद रखना है। यहाँ पर मैंने 8 देशों का नाम इसीलिए नहीं लिखा है जिससे आपको याद करवा सकूं, जिससे आप बिना देशों के नाम देखे ही आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकें। देखिए ट्रिक बहुत ही आसान है। भारत की रुचि, पाकिस्तान का ताऊ, सिर्फ आपको यही याद रखना है। SCO संगठन के जो 8 सदस्य देश हैं उनके नाम याद रखने के लिए। भारत से भारत हो गया। की से दोस्तों किर्गिस्तान याद रखेंगे। क्या? किर्गिस्तान। रुचि में रूस से याद रखेंगे रूस, और ची से चीन याद रखेंगे। यानी भारत, किर्गिस्तान, रूस और चीन, ये तो हो गए 4। बाकी की 4 में देखिए पाकिस्तान से पाकिस्तान,
का से हो गया कजाकिस्तान, और ता से तजाकिस्तान, और उ से उज्बेकिस्तान। चलिए फिर से बोल दे रहा हूँ। देखिए भारत की रुचि में भारत, किर्गिस्तान, रूस और चीन। इसके बाद पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है, सभी देशों के नाम याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBPS द्वारा जारी रोजगार सृजन रिपोर्ट में भारतीय राज्य कौन बना, शीर्ष भारतीय राज्य कौन बना? तो दोस्तों टॉप पर आ गया है आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में IBPS एक स्कीम है बेसिकली केंद्र सरकार की। इसके तहत जो दी जाती है नौकरियां, रोजगार मिलते हैं, उसकी लिस्ट में आंध्र प्रदेश है टॉप पर। सेकंड पर है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु है सेकंड पर। देखिए दोस्तों IBPS का मतलब होता है इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम। तो ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी की जो शहरों में IT और BPO कंपनियां होती हैं, उनका जो भी विस्तार होता है, यानी विस्तार मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, तो फिर उस पर एक रिपोर्ट जारी हुई है। तो इसके अनुसार आंध्र प्रदेश में जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के जो शहर हैं, उसमें जो IT और BPO कंपनियां हैं, उसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर हुए हैं। 12,234 को नया रोजगार मिला हुआ है। सेकंड पर है तमिलनाडु, जिसको 9,401 नौकरियां मिली हुई हैं, ठीक है, यहाँ के एम्प्लॉयज़ को। तो देखिए ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी के सिटीज़ के लिए है, IT और BPO कंपनियों के लिए। इसमें बताया गया है टोटल इस रैंकिंग में 40,000 से ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट सृजन किया गया है, ठीक है। इसमें 38% तो महिलाओं को मिले हैं, लड़कियों को मिले हैं नौकरियां। क्लियर बिल्कुल। अब आंध्र प्रदेश टॉप पर है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानिए। आंध्र प्रदेश देखिए मैप में ये रहा आंध्र प्रदेश। अभी राजधानी हैदराबाद है, आगे आने वाले समय में 3 राजधानियाँ इसकी हो जाएंगी। कुर्नूल में, विशाखापत्तनम में और अमरावती में 3 इसकी राजधानियाँ होंगी। इसके CM हैं जगन मोहन रेड्डी जी दोस्तों, YSR कांग्रेस पार्टी से। और इसके डिप्टी CM कौन है? इसके डिप्टी CM दोस्तों 5 हैं। कितने हैं? 5 डिप्टी CM है। 5 डिप्टी CM वाला इकलौता भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश। इसके गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी जी। आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट दोस्तों ये 25वां हाईकोर्ट है, सबसे लास्ट हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ही है। आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो देखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश अपना बॉर्डर तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से शेयर करता है। तेलंगाना इसी से अलग हुआ था 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को। क्लियर। इसी महीने में 2 तारीख को अभी तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। RBI ने सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी CFSL को किस बैंक का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी? तो RBI ने दोस्तों CFSL को मंजूरी दे दी है कि अब वो PMC बैंक यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र सरकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का अधिग्रहण कर सकती है, इसका एक्विजिशन कर सकती है। अब देखिए PMC बैंक जो है ये काफ़ी ज़्यादा संकटग्रस्त है। आप देखे होंगे पिछले अगर कुछ महीने पहले, अभी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, लोगों के पैसे डूब गए थे, ठीक है, वहाँ पर रोक लग गया था, RBI द्वारा बैन भी लगा दिया गया था। इसके बाद से वहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। तो तब से ये बैंक प्रॉब्लम में ही चल रही है और अब CFSL जो है इसको एक्वायर करने जा रहा है। CFSL जो है इसके लिए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापित करेगा, छोटा सा एक बैंक स्थापित करेगा और उसके तहत इसका नाम समझ लीजिए एक प्रकार से अब स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएगा। CFSL जो है ये भारत पे के साथ मिल करके ये एक्विजिशन कर रहा है, दोनों के 50-50% की हिस्सेदारी होगी इसमें। PMC बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसके एडमिनिस्ट्रेटर AK दीक्षित जी नियुक्त किए गए हैं। RBI के बारे में तो आप जानते ही हो। बढ़ते हैं आगे। अगला, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट 1 वर्ल्ड 1 एजुकेशन शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों WCPA ने, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन ने प्रोजेक्ट 1 वर्ल्ड 1 एजुकेशन शुरू किया है। ये 23 जून को शुरू किया जाएगा, बेसिकली 23 जून को, ठीक है। 23 जून को क्यों? क्योंकि 23 जून को दोस्तों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस, तो इसलिए ये 23 जून का तारीख चुना गया है प्रोजेक्ट 1 वर्ल्ड 1 एजुकेशन शुरू करने के लिए, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट एसोसिएशन के द्वारा। इस परियोजना के तहत, इस प्रोजेक्ट के तहत 6 वर्ष से जितने भी ऊपर के जो भी स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं या नागरिक हैं, उनको उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए और उनकी जो भी एजुकेशन से रिलेटेड हैं आवश्यकताएं उनको पूर्ति करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश पर टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया?
तो अभी हाल ही में दोस्तों रोमानिया पर प्रतिबंध लगाया गया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। रोमानिया देश पर नहीं लगाया गया है पूरे के पूरे, रोमानिया के जो भारोत्तोलन संघ है केवल उस पर बैन लगाया गया है। ठीक है, बाकी के खेल आयोजित होंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। रोमानिया का जो भारोत्तोलन है, भारोत्तोलन महासंघ, उस पर 1 साल का बैन लगाया गया है। और इसी 1 साल में क्योंकि टोक्यो ओलंपिक हो जाना है, तो यानी कि कहें टोक्यो ओलंपिक के लिए बैन लगाया गया है। किसने लगाया है ये बैन? ये बैन अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने लगाया है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा लगाया गया है। और ये रोमानिया भारोत्तोलन महासंघ के ऊपर लगाया गया है। इसको 5 डोपिंग मामलों में दोषी पाया गया और इसके बाद से इस पर प्रतिबंध लगाया गया 1 साल का। टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करें तो टोक्यो ओलंपिक दोस्तों अब शुरू ही होने वाला है, 23 जुलाई को शुरू होगा और 8 अगस्त तक चलेगा। टोक्यो ओलंपिक ये आयोजित तो हो रहा है 2021 में, लेकिन इसका नाम ही होगा टोक्यो ओलंपिक 2020, क्योंकि ये 2020 में आयोजित होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये 1 वर्ष के लिए टाल दिया गया। इस बार का इसका 32वां संस्करण है ओलंपिक का और आयोजन इसका टोक्यो जापान में हो रहा है। अगला जो ओलंपिक होगा वो होगा पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में होगा। कब होगा? 2024 में, 4 साल के अंतराल पर होता है। पिछला वाला कहाँ पर हुआ था? रियो में हुआ था, रियो ब्राज़ील में हुआ था, 2016 में हुआ था। ठीक, अब रोमानिया आया है। रोमानिया देखेंगे वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। रोमानिया के लिए आना पड़ेगा हम लोग को यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपीय महाद्वीप में पहुंचेंगे। यहाँ पर बड़ा सा देश आपको दिख जा रहा है रोमानिया। इटली से कंपेयर करना है हमको। ठीक है, जब भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट पहुंचिए सबसे पहले इस पूंछ वाले देश के पास पहुंचिए, इटली पर। तो यहीं से कंपेयर करेंगे आप, बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। रोमानिया यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर हंगरी है, सर्बिया है, बुल्गारिया है, ठीक है, मोल्डोवाना है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है। तो इसके बीच में है ये रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल होती है बुखारेस्ट। क्या बुखारेस्ट होती है या बुचारेस्ट कहिए, जो भी कहिए। इसके करंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों करंट टाइम पर क्लाउस लोहानिस। कौन? क्लाउस लोहानिस। यहाँ की करेंसी होती है रोमानियन लियू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेटमैक्स कर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों अभी हाल ही में द नेटमैक्स कर्स नामक पुस्तक लिखी है अमिताभ घोष जी ने। ये पुस्तक अक्टूबर 2021 में लॉन्च की जाएगी। इन्होंने अभी लिखी हुई है, अभी ये पब्लिश नहीं हुई है। अमिताभ घोष जी जाने माने ये राइटर हैं, भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और इनको 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो इनकी नई पुस्तक आने वाली है द नेटमैक्स कर्स नाम की। ठीक है, 54वां इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार और इनको अंग्रेजी भाषा के लिए मिला था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि अमिताभ घोष जी को किस भाषा के लिए मिला है, तो इनको अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा भी इनको कई और अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे इनको दोस्तों साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, आनंदा पुरस्कार मिल चुका है, डैन डेविड प्राइज़ भी मिल चुका है, 2011 में मिला था। 2007 में इनको भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे अमिताभ घोष जिन्होंने द नेटमैक्स कर्स नाम की पुस्तक लिखी हुई है। अगला देखते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो ये दिवस दोस्तों प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट डे है, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दुनिया भर में जो रिफ्यूजीज़ होते हैं, जो शरणार्थी होते हैं, उनके साहस के लिए, उनके लचीलेपन के लिए कि कैसे वो दूसरे देश में जा कर के बस जाते हैं, वहाँ के कल्चर में ढल जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का सम्मान करने के लिए, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? 2001 से मनाया जाना शुरू हुआ। एक्चुअली में 2001 में दोस्तों शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित 1951 का जो कन्वेंशन हुआ था उसकी 51वीं वर्षगांठ थी। तो उसकी 51वीं वर्षगांठ पर ही इसकी शुरुआत की गई, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई। ओके, इस बार की इसकी थीम रखी गई है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। क्या? टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को कनाडा सर्वोच्च न्यायालय में नामांकित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों महमूद जमाल को, किसे? महमूद जमाल जी जो कि भारतीय मूल के जस्टिस हैं, इनको कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में नामांकित किया गया है और ये कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में नामांकित होने वाले पहले अश्वेत बन गए हैं, पहले अश्वेत बन गए हैं। ठीक है, भारतीय मूल के हैं जस्टिस महमूद जमाल जी। इनको दोस्तों इससे पहले प्रमोट किया गया, 2019 से ये ओंटारियो के अपीलीय न्यायालय में थे और अब इनको प्रमोट किया गया है और वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में किया गया है। कनाडा के बारे में बात हो रही है। कनाडा देखते हैं वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए सबसे पहले ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे हम लोग अमेरिकन कॉन्टिनेंट में,
नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। देखिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यहाँ पहुँच गए, नीचे यहाँ पर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ऊपर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखिए इधर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऊपर है इसके जस्ट कनाडा। कनाडा दोस्तों देखिए ये इतना ज़्यादा इसके छोटे 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 द्वीप हैं, इस वजह से अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी तटीय रेखा वाला, तटीय सीमा वाला देश कौन सा है, तब आप बताएंगे कनाडा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोस्टल बॉर्डर सबका अपना अपना है, तो इतना ज़्यादा इसके पास हो जाता है। ठीक है, तो कनाडा ये हुआ। कनाडा देश जो है दोस्तों इसकी राजधानी होती है ओट्टावा। क्या होती है? ओट्टावा होती है इसकी कैपिटल, यहाँ पर है ओट्टावा जो है, यहाँ पर है इसकी कैपिटल, ये है। और यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। यहाँ की करेंसी होती है कनाडियन डॉलर। क्या है? कनाडियन डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के प्रसिद्ध ऑलराउंडर क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने संन्यास की घोषणा की? दोस्तों अभी हाल ही में आयरलैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर केविन ओ ब्रायन ने ओडीआई मैचों से संन्यास की घोषणा की है, वनडे इंटरनेशनल मैचों से संन्यास की घोषणा की है। अभी ये T20 और टेस्ट में खेलेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये वनडे इंटरनेशनल मैचों से संन्यास की घोषणा किए हुए हैं। ये आयरलैंड के काफ़ी फेमस ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। इन्होंने अपनी ओडीआई कैरियर में 153 मैचों में 3000 से ज़्यादा रन बनाए हुए हैं और 114 विकेट लिए हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। इन्हें दोस्तों 2011 के वर्ल्ड कप के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु में वर्ल्ड कप वो मैच हुआ था 2011 का, जिस मैच में आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया था और उसमें इन्होंने 50 गेंदों में शतक लगाया था। बहुत ही तेज़ी से इन्होंने शतक लगाया था और इंग्लैंड को हराया था। तो उस मैच के बाद ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। तो अभी हाल ही में इन्होंने ओडीआई मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अगर आप हमारे हिंदी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इसे आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पसंद आ रहा है। अभी सिर्फ 299 में है ये। यूपीएसआई, पीईटी, आरओ, टीटी, लेखपाल या आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, तो अब आप 100% का स्कोर कर सकते हो। ये आप किसी भी स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हो जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है। आप वहाँ पर जाओगे, आपको पूरा वीडियोज़ लिस्ट मिलेंगी, वीडियो मिलेगा, प्रत्येक चैप्टर का आपको नोट्स दिया जाएगा, प्रत्येक चैप्टर का मॉक टेस्ट दिया जाएगा और एंड में आपसे एग्जाम वाइज प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कोर्स होता है दोस्तों। हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। जहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता होती है वहाँ पर ट्रिक भी आपको बताया जाता है। तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कहाँ से परचेज करेंगे? MZT एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करें। MZT ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप अपनी डाउट सॉल्व कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ईरान के राष्ट्रपति बनने से पहले इब्राहिम रईसी क्या थे? अगला, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल्स के साथ जरूर आंसर करना। वीडियो अब आप देख लियो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर। अच्छा, क्विज में दोस्तों हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया रहता है। तो आप लोग क्विज सॉल्व करने के बाद उसके सॉल्यूशन पर जरूर जाया करो। ठीक है, सॉल्यूशन जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि उससे आपका रिवीजन हो जाया करेगा। और डिटेल PDF भी वहीं पर अपलोड होती है दिन में, दोपहर में। तो आप लोग डिटेल PDF भी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लिया करो। चलिए दोस्तों, बस रखते हैं इतना ही वीडियो में। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।